फाइन। तो देखो हम लोग ये जो मॉडल करने वाले हैं, बेसिकली हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम यूनियन बजट को समझें। बट यूनियन बजट समझने से पहले हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो गवर्नमेंट का रिसिप्ट मतलब भारत सरकार पैसा कमाती कहाँ से है, पैसा अर्जित कहाँ से करती है। तो रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट दो तरीके से हो सकता है। भारत सरकार दो तरीके से पैसा कमा सकती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं बताऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो बात समझ में आ गया ना? भारत सरकार दो तरीके से पैसा अर्जित कर सकती है, कमा सकती है। पहला तरीका है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अब इसी चीज को तोड़ते हैं स्टूडेंट हम लोग और इसका ब्रॉडर डिवीजन देखते हैं। तो रिसिप्ट में जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि पहला क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, सेकंड कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो भाग में तोड़ते हैं और कैपिटल रिसिप्ट को भी हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। अब फर्दर कैटेगराइजेशन और भी होने वाला है। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है। बात समझ में आया? सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट में डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ, अभी मीनिंग बताएंगे थोड़ी देर में कि ये क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स क्या होता है, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। मैं कैटेगराइजेशन समझ में आ रहा है तुम लोग को कि गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर पार्ट्स। First one is your revenue receipt and second one is your capital receipt. Further revenue receipts can be categorized into tax revenue receipt and your non-tax revenue receipt. That comes under your revenue receipt. And second one is your capital receipt that can be further divided into two parts. First one is your debt capital receipt and second one is your non-debt capital receipts. अब इसको फर्दर समझते हैं। देखो तो ऊपर वाला समझो रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को जैसे कि मैंने कहा कि टैक्स रेवेन्यू हो सकता है या नॉन टैक्स हो सकता है। सही बात है ना? टैक्स भी हो सकता है, नॉन टैक्स भी हो सकता है। तो अब समझो कि टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या है? भारत सरकार को टैक्स से कितना पैसा आता है, कहने का मतलब ये हुआ भारत सरकार को जो भी टैक्स से पैसा अर्जित होगा वो किसके अंदर आ जाएगा? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। तो भारत सरकार दो तरीके से अपना टैक्स को कलेक्ट करती है। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट टैक्स, मतलब भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाएगी। दूसरा क्या तरीका है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर जीएसटी आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? जैसे कुछ भी खाना खाने के लिए जाते हो कहीं पे रेस्टोरेंट में तो जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? वो डायरेक्ट भारत सरकार को जाता है स्टूडेंट। और यदि मैं जीएसटी का भी बात करूँ तो जीएसटी भी तीन भाग में डिवाइडेड है। एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है और एक कौन सा होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होते हैं। तीन तरह का जीएसटी होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होते हैं वो भारत सरकार लगाती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स और सर्विस ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है? और उस हिसाब से भारत सरकार क्या करती है? टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट और सेंटर के बीच में। वो पूरा पावर गवर्नमेंट का ही है। और स्टेट जीएसटी मतलब क्या है कि स्टेट जो इंपोज करती है जीएसटी, जो कि स्टेट का भी खजाना होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे जो नजदीक है पीपल का वो कौन है? स्टेट ही है। और हम देख तो रहे हैं जब से जीएसटी आया स्टेट घाटा में गया है। उसके लिए कंपनसेशन वाला मैकेनिज्म भी लेके आया गया था बट वो 2022 में खत्म हो गया। उसके बाद रो रहा था स्टेट बैठ के कुछ कर दो हमारे लिए भी। ठीक है? तो वो जीएसटी का कहानी हो गया। यहाँ पे देखो टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि बड़े बड़े कारखाने के ऊपर है ना, कॉर्पोरेशन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितना है? और वो क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स। देखो भारत में ना एक समय था भारत में बहुत टैक्स लगता था कॉर्पोरेशन के ऊपर, वो लगातार घटाया है और अच्छी बात है। जितना घटेगा उतना ही एफडीआई आएगा कंट्री में। एफडीआई समझते हो? बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मान लो कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, एक कारखाना बहुत मेहनत कर रहा है, एक उद्योग बहुत मेहनत कर रहा है और उसका यदि मान लो कि 35%, 30% इतना ह्यूज अमाउंट टैक्स में चले जाए तो दुख लगेगा उसको, इतना पैसा चला गया। तो इसलिए भारत सरकार ने ये सब चीज़ को समझते हुए कॉर्पोरेशन टैक्स को घटा दिया। और कॉर्पोरेशन टैक्स अभी कितना है? 21% प्लस थोड़ा सरचार्ज हो जाएगा, यानी कि अराउंड कहोगे 23% के आसपास। कहाँ एक टाइम में 33 से लेकर 35% था, उसको घटा के हम 21% के आसपास कर दिए। ये अपने आप में भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है ताकि कॉर्पोरेशन भी जो बड़े बड़े उद्योगपति है उसको इंकरेजमेंट मिले और भारत में वो व्यापार कर सके। बात समझ में आ रहा है ना? और जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट कॉर्पोरेट पे लग रहा है, डायरेक्ट उद्योग पे लग रहा है। आर गेटिंग मी? तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। दूसरा क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स, जिसको हम पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब क्या कि तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी के ऊपर लगता है। यदि मान लो कि हम 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, देखो इस बार का बजट में कुछ समझ में आया नहीं आया, मैं एक चीज जरूर समझ में आया होगा विद्यार्थी तुम लोग को कि जो आदमी एनुअली 7 लाख कमाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और 7 लाख से यदि अधिक कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये तो तुम लोग सबको समझ में आया होगा, जिसको लेकर बहुत चर्चा था। पिछले बजट में 5 लाख तक था और ये बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। एंड आई होप तुम भी उसी टैक्स ब्रैकेट में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत राहत है इसको। अब कैसे राहत मिलेगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगा, सोचने वाली बात है। पहले लेट से 7 लाख कमाता होगा, लेट से एज्यूम कि ये 7 लाख पहले कमाता था। यदि पहले 7 लाख कमाता था तो 5 लाख से तो ऊपर था इसका इनकम, तो टैक्स लग जाएगा, इसका बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ चला जाएगा। अभी क्या है कि सरकार की तरफ नहीं जाएगा, पैसा बचेगा ना जेब में। जब पैसा बचेगा तो जानता है ना जेब में पैसा रहता नहीं है, जाकर पार्ले जी बिस्किट खाएगा। ये फिर जो पार्ले जी बिस्किट खाएगा तो फिर मार्केट में जाएगा, घुसेगा वो, मार्केट में घुसेगा तो फिर सप्लाई होगा। आज जितना वेलोसिटी ऑफ मनी तेज हो उतना ही हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। हाँ, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, समझे ना? हाँ, इन्फ्लेशन बहुत तरीके से बढ़ सकता है स्टूडेंट, समझे ना? एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन भी होता है, डिमांड पुल भी होता है, बहुत तरह का होता है, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। देखो तो ये बात समझ में आ गया ना कि टैक्स रेवेन्यू का 2 हिस्सा, एक डायरेक्ट टैक्स है जो कॉर्पोरेट के ऊपर लगता है, एक तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी यदि किसी टैक्स स्लैब से ऊपर हो, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा कमा रहे तो हमारे ऊपर भी लगेगा। ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। समझ में आया चीज़? अब दूसरा समझो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है विद्यार्थी? इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत तरह के टैक्स होते हैं। एक्साइज ड्यूटी होती है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी होते हैं, है ना, कस्टम्स ड्यूटी होता है, सर्विस टैक्स होते हैं, बहुत सारा होता है। जैसे एग्जांपल देखो, इसको यदि हम सब्स्यूम्ड कर दें,
यानी कि सबसे मतलब इनडायरेक्ट, आखिर जीएसटी क्यों लाया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अधिकतर इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ कर देना। जीएसटी अपने आप में एक रेवोल्यूशन है विद्यार्थी। ये अलग बात है कि भारत अभी नया है जीएसटी को लेकर, अभी समय लगेगा जीएसटी समझने में भी, लोगों को भी और मार्केट को भी समझने में टाइम लगेगा। हम जानते हैं जीएसटी को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ है इस कंट्री में, हर समय जीएसटी काउंसिल का मीटिंग, उसके बाद फिर बैठक, फिर टैक्स स्लैब को चेंजेस करना, ये वो दुनिया भर का चीज़। अब यहाँ पे समझो कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत तरह का टैक्स होता है, सबको हमने क्या किया कि सब्सिम्ड कर दिया, यानी कि सबको एक साथ जोड़ दिया और उसको हमने कह दिया कि जीएसटी होगा ताकि लोगों को आसानी हो। जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो रेस्टोरेंट ये नहीं बोलेगा कि सर्विस टैक्स, ये टैक्स, फलना टैक्स, चिलना टैक्स, ऐसा नहीं बोलेगा, वो खाली बोल देगा जीएसटी टैक्स। तो समझ आएगा जीएसटी, ठीक है, मैं बाकी सब नहीं बोला है, एक ही बोल दिया, हालांकि बहुत सारा टैक्स लगता है तो सब सिम कर दिया। बट सबसे बड़ा मेरा सवाल ये रहेगा विद्यार्थी तुम लोग से, तो जीएसटी जो टैक्स है इसका मतलब ये नहीं कि हर कमोडिटी, हर सामान भारत में जो बन रहे हैं, उद्योग हो रहे हैं, सबके ऊपर नहीं लगता है। कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो जीएसटी के परे है, जीएसटी आर्किटेक्चर से ऊपर है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता है, जैसे तुम्हारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल पे भी नहीं लगता है। तो अब ये जीएसटी के दायरे से हट गया, ये बात समझ में आ रहा है ना? जीएसटी में रहने से बहुत फायदा भी है। जीएसटी में रहने से फायदा क्या कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जानते हो ना, इसलिए बताए थे 50 बार क्लास में। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि मान लो कि ये आज तुम्हारे सामने में एक चेयर है, ये चेयर को बनाने में ये लगा होगा ना, वुडन लगा होगा ना, ये स्टील लगा होगा ना, ये देखो प्लास्टिक भी खरीदा गया होगा ना, तो जितना इसके ऊपर टैक्स लगा प्लास्टिक खरीदने में, ये वुडन खरीदने में, ये स्टील खरीदने में जो भी टैक्स लगे हैं, अब जब फाइनल प्रोडक्ट बना है तो टैक्स को रिबेट कर दिया जाएगा, यानी कि टैक्स को घटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल प्रोडक्ट में ही टैक्स दे दिया था, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और इसका बहुत फायदा होता है क्योंकि जीएसटी लाने का पर्पस ही हमारा विद्यार्थी ये था कि जो कैस्केडिंग टैक्स हो रहा था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो चीज़ नहीं हो, कम हो, व्यापार को फायदा हो, व्यापारी को फायदा हो, इसलिए हम जीएसटी लाए थे। बात समझ में आ गया ना? तो बात यहाँ पे समझो स्टूडेंट कि बहुत सारे जो हमारे गुड्स है और बहुत सारे सर्विसेज है जिसपे इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, सबको सब्सिड करके जीएसटी बता दिए। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा ऐसे सामान है जो कि जीएसटी के आर्किटेक्चर के अंदर नहीं आता, जैसे पेट्रोलियम सामान हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ हो जाएंगे। अब देखो ये चलो ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी पे बात करते हैं हम लोग। क्या होता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी? यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगता है तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि अभी जस्ट हम बोले कि पेट्रोल और डीजल तुम्हारा जीएसटी आर्किटेक्चर के अंदर नहीं आता है, तो इसके ऊपर जो ड्यूटी लगाएगा भारत सरकार, उस ड्यूटी को हम क्या बोलेंगे? यूनियन एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ रहा है? कभी बुद्धि खुल रहा है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहते हैं उसको। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कोई भी सामान बाहर से आ रहा है, कोई भी सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, यदि उसके ऊपर हम टैक्स लगा दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कस्टम ड्यूटी कहेंगे। और जानते हो ना अभी मोदी जी का ये आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, या तुम्हारा मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके आधार पर मोदी जी क्या बोले कि हम कस्टम ड्यूटी को क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे। जब कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे तो बाहर का सामान यहाँ पे इंडिया में नहीं आ पाएगा, या फिर आएगा तो बहुत लिमिटेड आएगा। तो हो सकता है कई इकोनॉमिक्स इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एरा में ऐसा हम कर दिए तो हो सकता है कि हमारा जो भारत का जो मार्केट है कहीं वो वाला दौर में नहीं चल जाए जिस दौर से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे समझो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कुछ होगा, जीएसटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यदि जीएसटी आर्किटेक्चर नहीं फंसता है तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी आ जाएंगे और कस्टम ड्यूटी भी आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? जो सामान बाहर से आ रहा है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। समझ में आ गया? यहाँ से जो पैसा रुपया आएगा भारत सरकार को, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। समझ में आ गया? तो टैक्स रेवेन्यू कैन बी टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी हो सकता है, या पर्सनल टैक्स हो सकता है जो आदमी के ऊपर लग रहा है उसका आय को देखते हुए। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है, एक जीएसटी हो सकता है, और जीएसटी आर्किटेक्चर में यदि कोई नहीं सामान आता है तो उसके ऊपर यूनियन एक्साइज ड्यूटी लग सकते हैं या फिर कस्टम ड्यूटी लग सकता है। सॉल्व। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, तो ये हो गया टैक्स रेवेन्यू। दूसरा वहाँ पे देखो, वहाँ पे ध्यान देना है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अब देखो ये तो टैक्स से आया, बहुत सारी चीज नॉन टैक्स से भी आता है। तो नॉन टैक्स से क्या हुआ तुम्हारा? नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो भारत सरकार ने लोन्स दिया होगा किसी को, लोन्स किसको देगा? या तो स्टेट को देगा, यानी कि राज्य को ही दिया होगा, या फिर विदेश में भी दे सकता है। जैसे विदेश में देता है ना, जैसे बांग्लादेश को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, क्राइसिस में चला गया तो ये लोग को पैसा दे दिया गया। जब ये लोग को पैसा दे दिया तो ये लोग ब्याज देगा ना, जैसे ब्याज लगाता है ना आदमी, लोग भी ब्याज लगाता है कि नहीं लगाता है कि 10,000 रुपये दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, उसी में मजे में है। तो ये चीज़ तो सरकार के लिए भी लागू है। तो भारत सरकार ने क्या किया? बहुत सारा लोन्स लगा दिया, चाहे स्टेट को लगा दिया, फिर ये दूसरी जगह पर लगा दिया। वहाँ से जो इंटरेस्ट कमाई हो रहा है, इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है, वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फायदा तो हो रहा है सरकार को, टैक्स कलेक्ट, सरकार टैक्स कलेक्ट तो कर रही है, बट ये वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स है क्योंकि टैक्स होगा वो जहाँ भारत सरकार लगाएगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मगर ये भारत सरकार को फायदा मिल रहा है। जब फायदा मिल रहा है तो फायदा तो हो रहा है, रेवेन्यू तो हो रहा है, बट ये नॉन टैक्स फायदा हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो रहा है। समझ गए ना? दूसरा देखो, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो डिविडेंड्स मिला, डिविडेंड्स कहाँ से मिलता है कोमल? कहाँ से मिलता है भारत सरकार को डिविडेंड्स? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भारत सरकार का जो पीएसयू है, देखते हो ना बरौनी रिफाइनरी भारत सरकार का है कि नहीं है? हाँ, इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा जो उद्योग है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ जो पैसा कमाएगा तो इसका पैसा आएगा ना, डिविडेंड्स आएगा ना। अरे भारत सरकारी प्रमोटर है ना रिफाइनरी का, तो कमाएगा ना पैसा, महीना में कमाएगा, साल में कमाएगा, तो जो वहाँ से जो कमाएगा वो डिविडेंड भारत सरकार को जाएगा, वही है। या फिर भारत सरकार ने कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ से भी जो कमाई होगा वो भी तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। समझ गए? अब देखो तीसरा, देखो कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से भी भारत सरकार को फायदा मिलता है ना। कभी कुछ भी हो गया तो जापान ने अनाउंस किया कि इतना इतना हम उसको पैसा देंगे, लोन नहीं दे रहा है, वो ग्रांट दे रहा है। लोन और ग्रांट में अंतर है, लोन देगा तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा, बर्डन क्रिएट होगा, कभी उसको लौटाना भी है, बट यहाँ पे हमें एड दिए जा रहे हैं। एड मतलब क्या? फ्री, जैसे हम तुम लोग को 10 रुपये दे देंगे फ्री हो जाएगा, वो एड हो जाएगा।
बात समझे। और यदि हम तुमको बोले कि 10 रुपया दे रहे हैं बाबू, 10% ब्याज लेंगे 10 रुपया का, तो वो क्या हो जाएगा, फिर दूसरा बात हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो कैश ग्रांट्स इन एड मिला है फॉरेन कंट्रीज से, समझे। और सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा है ना, IMF है, वर्ल्ड बैंक है ना, तो मान लो वहां से राहत मिला, ग्रांट मिला, ग्रांट मतलब जिसके लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है, जिसके लिए भारत सरकार लाइबल नहीं, वो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो पैसा तो मिला ना कहीं से। तो या तो हमारा सॉवरेन कंट्री से मिल सकता है, जापान से मिल सकता है, यूनाइटेड स्टेट से मिल सकता है, जो डेवलप कंट्री है, जैसे सऊदी अरब से भी मिलता है हमें। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो ग्रांट्स मिल रहे हैं कहां से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ये सभी चीज विद्यार्थी नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। तो समझ में आ गया ना, भारत सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से आता है, भारत सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू से आता है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। टैक्स रेवेन्यू से क्या है, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। और टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है कि जो रिसिप्ट मिला है, जो भारत सरकार लोन दी है उसके ऊपर जो रिसिप्ट जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, वो हो जाएगा तुम्हारा नंबर 1 नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा क्या है कि जितने भी PSUs है, भारत सरकार का जो PSU जो काम करता है वो डिविडेंड दे रहा है, उसको मुनाफा दे रहा है भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार ही उसका प्रमोटर है। यदि भारत सरकार कोई इन्वेस्टमेंट भी की है, भारत सरकार भी बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे RBI देखो, RBI भारत सरकार के बिहार में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करती है, जो पैसा आएगा ना तो जाएगा सरकार को। तीसरा क्या है कि कोई भी ग्रांट्स एड मिला कैश फॉर्म में, चाहे वो तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिला हो या कोई फिर सॉवरेन कंट्री से मिला हो, वो सभी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। बात समझे। तो वही चीज स्टूडेंट फोटो के साथ दिखाया गया है, देख लेना, समझ लेना चीजों को, ठीक है। देखो एक्साइज ड्यूटी बोले ना अभी, एक्साइज ड्यूटी आपका जो भी कस्टम ड्यूटी है, जो सामान बाहर से आया, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, सबको सब्सिट्यूट करके हमने क्या कर दिया, GST कर दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो कैसे भारत सरकार को मिले, फोटो भी बहुत अच्छा दिखाया गया है, इंटरेस्ट पेमेंट सब दिखाया गया। देखो इस सब मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, आगे बढ़ जाओ। अब कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं, कौन सा पेज नंबर कर रहे हैं, C2 पेज नंबर 12, वेरी गुड। तो ये तो हो गया तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट का। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट भी दो तरह के होते हैं, है ना, जैसे कि अभी जस्ट अभी बात की ना, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरह का होता है, सही बात है, दो तरह का होता है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल रिसिप्ट भी दो तरह का होता है। एक तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगा, लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या, बर्डन है, कर्जा लिया था, जब कर्जा लोगे तो बर्डन होगा ना, उसको लौटाना पड़ेगा। और दूसरा क्या कि कर्जा नहीं लिए थे, हमारा अपना संपत्ति था, उस संपत्ति को हमने बेचा, समझे। मान लो कि मेरे पास बहुत सारा घर था, एक घर को बेच दिए, तो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखते हैं कैपिटल जो दो तरह का हो सकता है, एक तरीका क्या है जहां लायबिलिटी क्रिएट होता है, जहां बर्डन क्रिएट होता है, और दूसरा क्या है कि जहां पे बर्डन क्रिएट नहीं हो रहा, जहां पे एसेट घट रहा है। तो पहला देखते हैं कि लायबिलिटी कहां पे क्रिएट हो रहा है। यदि मान लो कि भारत सरकार, बढ़िया समझना, यदि भारत सरकार RBI से बोरो की, RBI से कर्जा मांग रही है, तब जाकर लायबिलिटी होगा। अब तुम बोलो क्या भारत सरकार RBI से कर्जा मांगती है, तो बिल्कुल मांगती है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जहां पे ऐसा होता है। हकीकत में देखो ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे दो डिफरेंस है, बहुत क्लोज डिफरेंस है। अभी ऊपर में विद्यार्थी तुम लोग को एक चीज बताया गया, वहां पे देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में तुम लोग को ये बताया गया कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है ना। RBI का मान लो कि सरप्लस पैसा, आखिर RBI कौन है, भारत सरकार का प्रमोटर है। यदि RBI अपना कमाई कर रहा है, उसके पास सरप्लस है, तो वो सरप्लस ट्रांसफर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को। तो जब भारत सरकार को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो वो क्रिएट लायबिलिटी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि RBI का धर्म है, उसका कर्म है कि वो जो सरप्लस पैसा होगा वो ट्रांसफर करेगा ही करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो ऊपर वाला कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। जो बोल रहे थे ना अभी डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, वो कैटेगरी में आ जाएगा यदि RBI का सरप्लस है तो। बात समझ में आ गया। मगर RBI को बोला गया कि हमको कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि आपके पास सरप्लस नहीं है, हकीकत में सरप्लस होता तो मिलता उसको। बात समझ में आ रहा है ना। तो RBI ने क्या किया, ठीक है हम दे रहे हैं, बॉन्ड जारी करके दे, आप बॉन्ड दे दीजिए, हम जारी करके उतना प्रिंट करके आपको दे रहे हैं पैसा, तो फिर वो क्या लायबिलिटी हो जाएगा। तो देखो वही चीज है, यदि भारत सरकार RBI से कर्जा ले तो लायबिलिटी, क्योंकि भारत सरकार को फिर से लौटाना पड़ेगा। दूसरा, यदि भारत सरकार पब्लिक से बोरो करे, यही पे मार्केट बोरोइंग आता है, बात समझे, यही पे बोरोइंग आता है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल, जो कि क्रिएट लायबिलिटी, यानी कि मार्केट से बोरो करा, पब्लिक से बोरो करने का मतलब क्या, मार्केट से बोरो करना। अब पब्लिक से कैसे बोरो कर सकती है भारत सरकार, GSEC जारी करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके। अनगवर्नमेंट सिक्योरिटी में बहुत तरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अभी जस्ट बताए थे ना, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। मनी मार्केट किसके लिए, 365 दिन से कम के लिए, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो किसके लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए। बात समझ गए ना। और फर्दर तुम्हारा मनी मार्केट का कैटेगराइजेशन है, ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है एंड सो ऑन, बहुत सारा। तो इस तरह बोरो करती है, ठीक है। उसका देखो भारत सरकार कमर्शियल बैंक से भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी या NBFC से भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां से भी बोरो कर सकती है भारत सरकार। कैसे बोरो करेगी, बॉन्ड जारी करके बोरो करेगी, और क्या करेगी, बॉन्ड जारी कर देगी, अपना बॉन्ड दे देगी, और बॉन्ड खरीद लेगा, वो बॉन्ड उसका SLR और CRR के रूप में काम आएगा, सिंपल सी बात है। बराबर, SLR और CRR बिल्कुल कनेक्ट करना है सभी चीज को अच्छे से। तो देखो, तो भारत सरकार, मगर सब भारत सरकार बोरो कर रही है, ये जान लेना। यदि किसी से हम कर्जा बोरो करेंगे तो लायबिलिटी तो रहेगा सर पे, कि हमको लौटाना पड़ेगा उसका। तो ये तीनों जगह जो हुआ है सब बोरो किया है, चाहे वो RBI से बोरो करे, देख रहे हो, RBI से बोरो भी कर सकते हैं, या RBI का सरप्लस भी ले सकता है। जब RBI का सरप्लस लेगा तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा, और RBI जब कर्जा लेगा तो वो क्रिएट लायबिलिटी ऑफ कैपिटल के अंदर आ जाएगा, समझ गए ना। वो पब्लिक से भी ले सकता है, पब्लिक से कैसे ले सकता है, वो बॉन्ड जारी करके। और बॉन्ड दो तरह का होता है, मैंने बता दिया है, एक कॉल मनी, सॉरी, एक कैपिटल मार्केट वाला हो सकता है, एक तुम्हारा मनी मार्केट वाला हो सकता है। तीसरा क्या, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है। अब देखो चौथा, देखो यहाँ पे अंतर आ गया पहले वाला से। अभी विद्यार्थी तुम लोग को जस्ट मैंने कहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में भारत सरकार को कैश ग्रांट्स इन एड मिल रहा है, चाहे वो IMF से मिले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर सॉवरेन कंट्री से मिले। बट इसमें क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट से, सॉवरेन गवर्नमेंट से लोन मिला है। जैसे देखो मेट्रो बनाने के लिए, सॉरी मेट्रो बोले, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हम जापान से सॉफ्ट लोन लिए, 50 साल का लोन का बात था। तो ये क्या आ जाएगा, क्रिएट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। हाँ सॉफ्ट लोन है, बहुत कम ब्याज देना पड़ेगा, मत देना तो पड़ेगा ना जी,
है ना, कोई बोल दिया कि ले लीजिए पैसा, ले लीजिए पैसा, गोतिया है हमारा, ले लीजिए, वो पैसा तो देना पड़ेगा ना, उसको लौटाना पड़ेगा ना, वही सॉफ्ट लोन है। तो लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। एंड लास्ट वन क्या है, लोन्स फ्रॉम योर मल्टीलैटरल लेंडर्स, जो कि तुम्हारा वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा हो सकता है। समझ में आ गया स्टूडेंट तुम लोग को? तो कैपिटल में ये हमारा क्या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। दूसरा देखो, अब ये चीज क्या है कि भारत सरकार के पास वो संपत्ति था, पर भारत सरकार ने क्या किया, बेच दिया। जैसे बच्चा लोग, तुम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे मान लो कि बरौनी रिफाइनरी में, रिफाइनरी है ना यहाँ पे, है ना, या IOC वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, या बहुत सारा है, गेल वेल बहुत सारा है ना, उसमें भारत सरकार का मान लो कि 75% लेट्स से 75% भारत सरकार का स्टेक है, शेयर है। भारत सरकार ने क्या की 5% बेच दिया। अपना संपत्ति था उसका, अपना संपत्ति था, बुझने आ रहा है, अपना संपत्ति बेच सकता है ना आदमी, अपना संपत्ति 5% बेच दिया स्टेक। तो 5% जो कमाई हुआ वो तुम्हारा क्या हुआ, ये सेकंड कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इसमें भारत सरकार को लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। मगर हाँ, भारत सरकार लूजर तो है, क्यों, संपत्ति बेचा है, संपत्ति बेच के आदमी लूजर ही बनता है। बात समझे यहाँ पे देखो, तो इससे क्या हुआ कि कैपिटल और जो फाइनेंशियल एसेट था वो कम हुआ है, बट पैसा तो मोबिलाइज हो गया, पैसा मोबिलाइज हुआ ना। अब भारत सरकार ये तिगड़मबाजी कर क्यों रही है, ये इसलिए कर रही है कि ताकि पैसा आए और ये बजट के रूप में खर्च हो सके, इसलिए कर रही है। हम क्यों कर्जा मांगते हैं किसी से, ताकि हमारा अपना डे टू डे एक्टिविटी चल सके, इसलिए मांगते हैं। यदि हमको यदि पैसा नहीं चाहिए होगा बाहर से, मतलब हमको यदि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरत ही नहीं, तो हम पैसा क्यों मांगेंगे। तो भारत सरकार भी इसी तरह जैसे आदमी काम करता है, देश भी उसी तरह काम कर रहा होता है स्टूडेंट। दूसरा देखो, रिकवरी ऑफ लोन, बहुत सारा लोन फंसा होगा भारत सरकार का ना, या फंसा होगा या फिर बहुत सारा लोन्स मिलने वाला होगा। अब देखो कितना अंतर है विद्यार्थी। अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बोला है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में भारत सरकार जो लोन दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उस कैटेगरी में होगा। यहाँ मजेदार चीज है, देखो वहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो इंटरेस्ट आ रहा है किसके ऊपर, जो लोन दिया है, और लोन पूरा ही रिकवरी हो गया, तो ये तुम्हारा कैपिटल का सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। यू सी द डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, यही फोटो दिखाया है तुम लोग को कुछ करने के लिए, देखो वहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारी रिसीट भारत सरकार को कहाँ से मिला है। तो एक बार मैं तुम लोग को फिर से वो कर दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ स्टूडेंट, कि भारत सरकार को रिसीट कहाँ से है, भारत सरकार कमाई कहाँ से आया, पेट कहाँ से भरा भारत सरकार का, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू में क्या है, टैक्स है, नॉन टैक्स है। टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो भारत सरकार को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भारत सरकार ने कभी लोन दिया होगा, डिविडेंड जो मिल रहा है, या भारत सरकार का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है आरबीआई ने किया हो, या आरबीआई ने जो पैसा कमाया है उसका जो सरप्लस हुआ वो ट्रांसफर हुआ हो, समझे, या फिर कैश ग्रांट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है या सॉवरेन कंट्री से मिल रहा है, वो सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब यदि हम कैपिटल का बात करें स्टूडेंट, तो कैपिटल का बात करेंगे तो क्या होगा, वो भी दो तरह का हो सकता है। जैसे कि हमारा रेवेन्यू था, एक में लायबिलिटी क्रिएट होता है, एक में एसेट घटता है। तो लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो सकता है, यदि भारत सरकार आरबीआई से कर्ज ले, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले, पब्लिक से कर्ज ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जारी करके, या फिर तुम्हारा लोन ले फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा क्या है कैपिटल का, जहां पे हमारा एसेट घट रहा हो, जैसे कि मान लो एग्जांपल कि कुछ पीएसयू में अपना जो शेयर था वो बेच दिया भारत सरकार ने, और क्या हो सकता है जो लोन रिकवर किया वो भी तुम्हारा सेकंड कैटेगरी ऑफ कैपिटल में आ सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि दो चीज है, जो बोरो करेगी आरबीआई से, ठीक है, सरप्लस यदि आरबीआई का सरप्लस वो आएगा तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बट बोरो करेगा तो लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, यानी कि लायबिलिटी ऑफ कैपिटल के अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि लोन रिकवर होता है तो तुम्हारा सेकंड कैटेगरी ऑफ कैपिटल आ जाएगा, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स घट रहे हैं, बट यदि इंटरेस्ट भारत सरकार को उसी लोन पे मिला है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। बात बुझने आ गया, इतना चीज बात इतना ही तो बुझना था तुम लोग को। देखो आगे देखो, तो ये तो हो गया कमाई, भारत सरकार का कमाई, ठीक है ना, ये कमाई हो गया भारत सरकार का। अब भारत सरकार खर्च भी करेगी ना, कमाई क्यों करते हैं हम लोग, खर्च करने के लिए ना, तुम लोग पैसा क्यों लेते हैं हम, खर्च करने के लिए। तो वही चीज देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखो, रेवेन्यू और कैपिटल। अब इसका भी सेम ही गणित है, इसका भी खर्च होगा इसी तरह, रेवेन्यू पे कैपिटल में। देखो अब रेवेन्यू डिवीजन बाबू बोल रही थी ना तुम, रेवेन्यू डिवीजन। अब क्या होता है कैपिटल मतलब, अब देखो हमारे जेब हमारा कमाई हुआ लेट से 50,000 और साल में मान लो कि 10 लाख रुपया हो गया, या चलो महीना का लेते हैं, महीना का जल्दी समझ जाओगे, 50,000 का वेतन कमाते हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं कमाते, बता रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो लग जाएगा झूठों का टैक्स, जो दरिद्र है और दरिद्र हो जाएगा। इधर देखो 50,000 मान लो हम कमाते हैं, तो सब तो खर्चा नहीं होगा हमारा, 10,000 खर्चा होगा या 20,000 खर्चा होगा, 30,000 बचा, मोटा रकम बचा 30,000, वो बचाएंगे और उसे क्या करेंगे हम, फिर जमीन खरीदेंगे। तो अब देखो 20,000 तो हमारा बच्चा लोगों को पालने में चला गया, सब लोगों को पालने में चला गया, 30,000 बचा ना, और 30,000 हम क्या किए, कैपिटल एसेट क्रिएट करिए। जब हम जमीन खरीदेंगे, जब हम घर बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा होगा। घर बनाएंगे बोलेंगे दो रे उसको पेमेंट दो, रेंट दो, जाएगा उधर। तो जमीन खरीदने से, घर बनाने से कैपिटल क्रिएट हुआ ना, और पैसा कितना अच्छे से मोबिलाइज हो रहा है। तो भारत सरकार भी यही करती है, जो पैसा लेके आई भारत सरकार ना, रोड बना देती है, जो ब्रिज बना देती है, क्योंकि हम जानते हैं एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से और एडिटोरियल के हिसाब से भी, यदि हम 1 रुपया खर्च करते हैं कैपिटल एसेट में, तो इसका हमको 3 रुपया मुनाफा होता है। देखो ना ये जो घर देख रहे हो तुम, ये घर का अभी दाम 1 करोड़ से ज्यादा है। मैं तुमको लगता है कि 1 करोड़ लगा होगा इसको बनाने में, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं कैसे बढ़ गया 1 करोड़ रुपया? अरे जमीन का बात कर रहे हैं हम, घर का बात करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ये होता है कैपिटल एसेट्स। जैसे एग्जांपल देखो, बच्चे लोगों को पढ़ाना भी कैपिटल एसेट्स है, यू नो दिस थिंग। बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है, मारो उसको, पढ़ाओ उसको, समझे, उसको बढ़िया से पढ़ाओ, बाद में क्या भरोसा वो सुंदर पिचाई बन जाए, और नहीं तो कोई बात नहीं मोदी जी बन जाए, तो कितना बड़ा कैपिटल एसेट्स बन जाएगा वो। तो इसलिए जो आदमी जो कर रहा होता है, भारत सरकार भी ऐसे ही कर रहा होता है। मगर हुआ क्या, हमारे पास 50,000 रुपया इनकम है, और हम क्या किए कि रोज ही रेस्टोरेंट ही जाएंगे 3 टाइम खाने के लिए। अब हम तो हम तो क्या करें, पैसा बचा नहीं रहे, 3 टाइम हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे, तो ये डे टू डे में फालतू में चला जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि ये जो रोज हम जाके 3 टाइम जो हम बोल दिए कि हम वहीं पे भूख हड़ताल तोड़ेंगे, इस चीज़ को हमें कम करना होगा और पैसा बचा के कैपिटल एसेट्स में खर्च करना होगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी मजे में रहे। भारत सरकार भी एक्जैक्टली यही करती है कि भारत सरकार जो सैलरी दे रही है,
जो पेंशन दे रही है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको कम करें। भारत सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स दे रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दे रही है, एमजी नरेगा के लिए दे रही है भारत सरकार, उसको कम करें। और जो पैसा बचेगा कैपिटल में खर्च करें, और यही चीज एग्जैक्टली हुआ है इस बार। तो देखो यही चीज को समझो कि एक्सपेंडिचर भी करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बुझने आ गया ना? तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इनक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन, यानी कि यहाँ पे ना हम कोई फाइनेंशियल एसेट बना रहे हैं, ना कोई हम फिजिकल एसेट बना रहे हैं, यहाँ हम डे टू डे को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला रेस्टोरेंट का एग्जांपल, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम फिजिकल एसेट्स को बना रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और सेम एग्जैक्टली भारत सरकार भी ऐसा ही करती है। आगे देखो विद्यार्थी, कितना अच्छा फोटो दिखाया गया। देखो रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में देखो सैलरी को एम्प्लॉय जो सैलरी जो काम करता है ना कर्मचारी से, उसको पैसा दिया गया। अच्छा भारत सरकार यदि सैलरी दे और पेंशन दे तो भारत सरकार को फायदा थोड़ी है, तो पैसा जा रहा है। यदि वो पैसा बच जाता तो रोड और उसमें खर्च हो जाता। बात समझेगा ना? तो जैसे कि देखो दोनों दिखाया गया, बुजुर्ग लोग दिखाया गया है, इनको मिला है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से कुछ पैसा मिला लेट से, या फिर इनको ट्रांसफर पेमेंट मिला। जानते हैं ट्रांसफर पेमेंट मतलब सब्सिडी है, जिसके लिए उनको गुड्स और सर्विस कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो खाता दिखा रहे हैं, तो इनको मुफ्त का पैसा मिला है। और दूसरा देखो कैपिटल, देखो जहाँ पे रोड बनाया जा रहा है, रोड बहुत बन गया, देखता है ना कितना बड़ा हाईवे बना हुआ बेगूसराय NH-31 में। इसका नुकसान है कि फायदा है? बताओ तो। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, पब्लिक को फायदा है। कथा लोग पब्लिक को फायदा, पब्लिक तोड़ देता है। बताओ उस चीज को, पब्लिक को बहुत मुनाफा है। कैसे बोलोगे? अरे जो सामान पहले छोटा रोड में चलता था, अब बहुत पेट्रोल और डीजल लगता था, और वो कच्चा रोड था। कच्चा रोड, पक्का रोड तो पढ़ाई होगा बचपन में, वो कच्चा रोड था, एकदम आराम से डंपिंग होते हुए जाता था। कितना पेट्रोल लगता था, कितना इन्वायरमेंट काम होता था। और वहां जब जाता था तो बोलता था कि इतना पेट्रोल का दाम लगा है तो महंगाई तो बिकेगा आप सामान। और वही रोड बहुत बड़ा हो गया, तो अब एक ट्रक नहीं 3 ट्रक जा रहा है एक साथ, और पेट्रोल भी कम लग रहा है। तो सामान जब मार्केट में डिस्पैच किया जाएगा वो सस्ता हो जाएगा आपका। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग रहा है, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लग रहा है। बात समझे? तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े भारत सरकार का उतना फायदा है, और उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। लिखते रहना पॉइंट सबको, यदि मौका मिलता है तो। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे देखो आखिर भारत सरकार खर्च किया, यही बोला गया। देखो रेवेन्यू और कैपिटल का बहुत अच्छी दिखाया गया। एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा? रेवेन्यू यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि रोजमर्रा का जो जरूरत है हमारा, उसमें जो खर्च होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर जो कर्जा लिए थे, अब देखो कर्जा बहुत ले लिए, और कर्जा ले लिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। देखो फालतू ये क्या जा रहा है ना, भारत सरकार का ना 1 रुपया में 34 पैसा तो यहीं जाता है। इस बार बजट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट पे, क्योंकि मार्केट से भारत सरकार उठाएगी, तो भारत सरकार को मार्केट से उठाएगी तो भारत सरकार को फिर पेमेंट करना होगा ना, उस लोन पे पेमेंट करना होगा ना। वही देखो इंटरेस्ट पेमेंट किए डेट पे जो कर्जा लिए थे, तो रेवेन्यू हो गया, उसे कुछ एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। इसलिए बोलते हैं ना कर्ज कम लेना चाहिए। यदि मान लो कि हमारे पूज्य पिताजी ने बहुत कर्जा ले लिया, तो बच्चा पर असर पड़ेगा ना उस चीज़ का। यदि हम बहुत ज़्यादा कर्जा ले तो हमारा छोटा बच्चा पर असर पड़ेगा, हमारा बच्चा पर असर पड़ेगा, वो पीढ़ी बढ़ते चला जाता है। इसलिए भारत सरकार को भी सोच समझ के कर्जा लेना चाहिए। उसी के लिए क्या बनाता है? FRBM एक्ट बनाता है। एम आई करेक्ट? और उसके हिसाब से कहा पब्लिक डेप्ट कम होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है, कोविड-19 आ गया तो ज़्यादा लेना पड़ा हमें। समझ रहे हो? यही फिजिकल डिफिसिट जोड़ते जोड़ते पब्लिक डेप्ट बन जाता है। यहाँ पे देखो तो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ा डेप्ट पे, जिसकी वजह से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो, फालतू का चला गया। ग्रांट्स की स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया गया है ना, स्टेट को देना पड़ता है। जानते हो स्टेट को फाइनेंस कमीशन के द्वारा बहुत तरह का ग्रांट्स देना पड़ता है। हाँ, सब्सिडीज क्या होता है कोमल? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सब्सिडीज, जरा बताना हमको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट सब्सिडी? बताए थे पहले क्लास में, तुम लोग को बताए होंगे, इन लोगों को नहीं बताएंगे। बताओ जरा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? बताओ तो क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सब्सिडीज? क्या भारत सरकार को कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है? अब जैसे केरोसिन के लिए सब्सिडी मिल गया, फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी मिल गया, भारत सरकार को फायदा है? कोई फायदा नहीं। हम तुमको 10 रुपये देंगे, हमारा कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, बस ताली मार दोगे। सर बहुत अच्छे हैं, अगले बार 15 रुपये देंगे। हाँ, मगर वो 10 रुपया सब जब जमीन खरीद ले, जमीन का एक टुकड़ा खरीद ले तो फायदा होगा। यानी कि भारत के डॉक्यूमेंट से ना हम ये भी समझ सकते हैं कि आदमी कैसे जीना चाहिए। क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? नहीं, वो दूसरा है। देखो भारत सरकार यदि अपने बजट में डायरेक्टली बोल दे कि हम इतना इतना किसान को देने वाले हैं, तो वो आपका क्या हुआ? एक्सप्लिसिट हो गया। आप बोल के दे रहे हो, एक्सप्लिसिट आप बोल के दे रहे हो इतना इतना पैसा जाएगा। जैसे मान लो कि भारत सरकार ने बोला कि फार्मर्स के लिए हम इतना इतना, प्रधानमंत्री है ना निधि योजना है कि नहीं, सम्मान निधि योजना है, तो इतना इतना 6000 हम अकाउंट में भेज देंगे, मिलता है ना भारत सरकार के द्वारा फार्मर्स को। तो एक्सप्लिसिट हुआ, बोल के हुआ। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? बिना बोले हुए फार्मर्स का कल्याण करना है तो मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर लेगा भारत सरकार। भारत सरकार बोलेगा कि इतना इतना में ही बिकेगा सामान। अब हो सकता है वो फार्मर को नुकसान भी हो, फायदा भी हो। यदि फायदा हो रहा है तो सब्सिडी है वो। जैसे मान लो कि कोई सामान 5 रुपये में बिकता है, लेट से यहाँ पे समझो कोई चीज़ 5 रुपये में बिकता है, कोई भी सामान फार्मर्स का, भारत सरकार यहाँ मार्केट में आती है, भारत सरकार बोलती है 5 रुपये नहीं 10 रुपये में बिकेगा, कर सकती है भारत सरकार। तो हालांकि भारत सरकार ने पैसा तो कुछ नहीं दिया, मैं मार्केट को रेगुलेट कर दिया, मैं इसका बेनिफिट किसको मिला है? फार्मर्स को मिला है ना, तो इम्प्लिसिट सब्सिडी है। यानी कि मार्केट रेगुलेट करके, प्राइस को कंट्रोल करके, उसमें भारत सरकार के द्वारा पैसा कुछ नहीं जाता है, मगर फार्मर्स को फायदा हो जाएगा। तो इस तरह का फायदा को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट सब्सिडी। और भारत सरकार यदि डायरेक्ट पैसा दे रही है फार्मर्स को, जहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सब्सिडी। डिफेंस सर्विसेज, हाँ, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब बोल के, और इम्प्लिसिट मतलब नहीं बोल के। अच्छा गलती बोल दी है, करेक्ट कर लेना। डिफेंस सर्विसेज मतलब क्या है कि आप देखो डिफेंस में करना हो, डिफेंस में बहुत पैसा लगता है ना स्टूडेंट, और डिफेंस से कोई फायदा नहीं हो रहा होता, मगर हमें डिफेंस चाहिए होता है। क्योंकि देखो डिफेंस में आप तुम BSF को नियुक्त किया है ना, इंडो टिबेटन फोर्स को नियुक्त किया, तो भारत सरकार का वो पैसे खा रहा है बैठ के। अग्निवीर लाया तुम, अग्निवीर लाया कि नहीं लाया? उसके लिए अग्निवीर फंड भी बना है, इस बार है बजट में। तो डिफेंस सर्विसेज भी रेवेन्यू से कोई कुछ एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। और सैलरी और पेंशन, जानते हो सैलरी और पेंशन से कभी भी भारत सरकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझे? और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे भारत सरकार को फायदा हो, कमाई हो भारत सरकार का,
देखो एक्विजिशन ऑफ लैंड, किसी लैंड को ले लिया भारत सरकार ने, किसी बिल्डिंग्स को लिया, किसी मशीन को ले लिया। अब बड़ा मशीन भारत सरकार यदि खरीदती है तो भारत सरकार को कितना फायदा होगा बताओ। नेहरू जी भी यही किए थे याद है, नेहरू जी भी यही किए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, बताया ना कि हमने कहाँ पे कैपिटल गुड्स पे ध्यान दिया और वही कैपिटल गुड्स हमने कंज्यूमर गुड्स बनाया। मैं कई क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे, बैक चलना चाहिए था, पहले हमें कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान देना चाहिए था, तब जाकर हमें कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए था। तो देखो कैपिटल गुड्स के लिए जो आप पैसा मोबिलाइज किया उसका फायदा ही फायदा है ना। यानी कि मशीन खरीद लिया तो मशीन से कितना प्रोडक्ट बना सकता है, वो तुम्हारे लिए एसेट है। जैसे मान लो कि एक प्रिंटर आया मेरे रूम में, है ना, ऑफिस में प्रिंटर खरीदे ना, वो क्या कैपिटल एसेट है मेरे लिए, भले ही दुख हुआ अभी भी झेल रहे हैं, मैं वो फायदा है हमारे लिए। क्यों, जब 2-3 महीना दुख झेल लेंगे, उसको हम दे देंगे, EMI दे देंगे, उसका वो मेरा एसेट है, उसे हम बहुत छापेंगे फिर बाद में जाके। भारत सरकार भी यही करती है, समझे। उसका देखो दूसरा देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, भारत सरकार को बहुत फायदा होगा। शेयर में भारत सरकार इन्वेस्ट करेगी, जैसे शेयर मार्केट है ना जी, इंडिया में भी है, जानते हो बहुत सारा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर तुम्हारा NSE हो गया, और तभी गांधीनगर का गिफ्ट सिटी वाला भी है, तो वहाँ पे भी करेगा। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट्स, और लोन दे दी भारत सरकार, और एडवांसेस यानी कि लोन सब दे दी स्टेट्स को, यूटीज को, PSUs को। तो भारत सरकार जब लोन दे रही तो भारत सरकार को पैसा मिलेगा ना वापस। स्टेट बोलता है कि स्टेट हमको चाहिए, लोन चाहिए, तो लो फिर लौटा देना इंटरेस्ट। तो आखिर जैसे हमारे पास, जैसे देखो 50,000 रुपये हम कमाए थे, तो हम क्या किए, 50,000 में ना 20,000 रुपये हम लगा दिए सूद ब्याज पे, हमको देगा वो, अर्निंग देगा। वही कर रहा है कि जो लोन दे रहा है किसको, स्टेट्स को, यूटीज को, और उससे फायदा हो रहा है। तो देख रहे हो भारत सरकार का खर्च का तरीका, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे कुछ जनरेट नहीं हुआ कुछ भी चीज़, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारत सरकार को फायदा ही फायदा हो रहा है, समझे। तो यही देखो वही चीज़ दिखाया गया फिगर के द्वारा, ठीक है, फिगर के द्वारा दिखाया गया। हम नीचे जाओ, मैं बस ये लास्ट का फिगर बता देता हूँ तुम लोग को, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या अंतर, एक हाईवे बनाना, पेज नंबर बता दो सबको, 21 है, 21 पेज नंबर देखो। एक हाईवे बनाना वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हाईवे में कुछ पोटहोल्स हो गया, यानी कि थोड़ा गड्ढा उड्ढा आ गया, उसको जो मेंटेन कर रहे हो डे टू डे एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझे, क्योंकि रोड बना नहीं रहे हैं सेकंड कैटेगरी में, आप रोड को मेंटेन कर रहे हो तो वो रेवेन्यू हो गया। मैं पहले जब रोड बनाए थे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा देखो बड़ी बड़ी मशीन लाए ना स्टूडेंट, देख रहे हो ना मशीन लाए हैं वहाँ पे, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बट उस मशीन को हम बना रहे हैं, वो बिगड़ गया है, नट बोल्ट खराब हो गया उसका, उसको ठीक कर रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरा देखो एक घर हम खरीदे हैं, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल घर है, वो हम खरीदे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और घर में हम चुनाव लगा रहे हैं, रहने लिए बना रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गया। तो भारत सरकार कहाँ से कमाई करती है और किस तरह खर्च करती है, दैट्स इट।